आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग घटनासार वाली जो मैगज़ीन है उसको कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा वन लाइनर वाला टॉपिक था, पोर्शन था, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस खेल बचा है। तो उसको यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको जब हम लोग विस्तार से, जैसे अब देखिए, अब हम लोग सारी जो न्यूज़ है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, आर्थिकी, इन सब चीज़ों को अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम लोग खेल को भी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो जब विस्तार से खेल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो कवर हो जाएगा। ठीक, तो आज से हम लोग अपना राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए। ठीक है, तो आप लोग अगर डेली न्यूज़ देखते होंगे तो ये काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, तो जो संसद का शीतकालीन सत्र था उसमें 3 कानूनों को मंजूरी दे दी गई है। मतलब अब ये विधेयक बन गए हैं। कौन-कौन सा है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। ठीक, इन तीनों विधेयकों को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था, राज्यसभा से 21 दिसंबर को पास किया गया था। और हमें पता है कि कोई बिल जो है वो एक्ट मतलब विधेयक कब बनता है, जब राष्ट्रपति उस पे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने 25 दिसंबर को जब हस्ताक्षर किया तब ये विधेयक बन गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसका किसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो तीनों विधेयक हैं, मतलब जो भारतीय न्याय संहिता है इसने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का जगह लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसने दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह लिया है। और भारतीय साक्ष्य विधेयक ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। आगे बात करते हैं। इन तीनों कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद जो औपनिवेशिक काल के, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी या जब अंग्रेज थे या आए थे, तो उन्होंने कुछ कानून बनाया था। तो उसके आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ठीक, तो क्या बदलाव हुआ है कि अब आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों को कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। पहला है गंभीर अपराध। गंभीर अपराध जैसे कि अगर कोई नाबालिग है, ठीक, तो नाबालिग से अगर उसका बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, तो उसको उसके दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। ठीक, पहले क्या थी, रेप की धारा 375 और 376 थी, अब धारा को चेंज करके 63 और 69 कर दिया गया है। ठीक है, हत्या की धारा पहले 302 थी, अब 101 हो गई है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सज़ा या उसको आजीवन कारावास, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको जेल में रहना है। ठीक है, ये होगी। उसके बाद मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि पहले के कानून में और अब के कानून में क्या डिफरेंस हुआ है। ठीक, ये तो था गंभीर अपराध। नेक्स्ट है एक्सीडेंट के मामले में क्या होगा। अभी देखिए, अभी बहुत ये मुद्दा चल रहा है हिट एंड रन केस वाला। तो एक्सीडेंट के मामले में क्या है कि वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा होगी। ठीक, और स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था लेकिन अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर भी अब सामान्य झगड़े की धारा लगती है। और अगर ब्रेन डेड हो गया तो जो दोषी है उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट ट्रायल के मामले में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग आर्टिकल देख लीजिएगा, आर्टिकल 20 देख लीजिएगा और 22 देख लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 22 इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका पॉलिटी से कनेक्ट हो गया। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले ज़रूरी नहीं था कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनकी फैमिली को जानकारी देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब देना पड़ेगा जानकारी। किसी भी केस में 90 डेज में क्या हुआ इसकी जानकारी जो पुलिस है वो विक्टिम को देगी। ठीक, मतलब 90 दिनों में किसी केस में जो भी चीज़ें, जो भी फैसला आया है उसकी जानकारी विक्टिम को देनी पड़ेगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो तब भी ट्रायल होगा, तब भी उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सज़ा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। ठीक, मिल सकती है, मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला, मतलब जो ट्रायल कोर्ट होता है, जो ट्रायल रखा जाता है, तो अब मिनिमम उसके लिए क्या बता दिया गया है टाइम पीरियड कि आपको अधिकतम 3 साल में अपना फैसला देना पड़ेगा। फिर मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में अपना फैसला सुनाना पड़ेगा और फैसले के 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकते हैं।
ठीक। जैसे पहले क्या होता था कि पहले कोई एनजीओ है या कोई संस्था है, ये लोग दया याचिका दाखिल करती थी, लेकिन अब क्या है कि जो दोषी है वही दायर कर सकता है। नेक्स्ट है, तीनों बिलों के संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन, वही जो यहाँ पे बता दिया कि किसकी जगह किसने ली, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट है, नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदल गए हैं। जैसे आईपीसी में पहले 511 धाराएं हैं थी, अब 358 बचेंगी। ठीक है। 175 धाराएं बदलेंगी, 20 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। फिर इसी तरह जो सीआरपीसी है, ये वाला सीआरपीसी में क्या होगा, 531 धाराएं बचेंगी, 177 धाराएं बदलेंगी, 9 धाराएं जुड़ेंगी और 14 धाराएं खत्म हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले पूछताछ से ट्रायल तक का, मतलब जब भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता था तो पूछताछ से जब तक उसका ट्रायल होता था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था पहले, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी। ठीक। फिर भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये सब देख लीजिएगा, ये देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन और मॉब लिंचिंग पर सज़ा का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी, हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक। फिर डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पहले डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था, तो अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल किया जाएगा। ठीक। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं, गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार कानून निर्माण से पहले जहां से सुझाव लिए गए हैं, कहाँ से सुझाव लिए गए हैं, तो सितंबर 2019 में तीनों कानूनों पर काम। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको मतलब देखिए, जो हम लोगों का आरओ का, ये पीसीएस का एग्जाम है वो थोड़ा फैक्चुअल है। ठीक। अगर डिटेल में आप जाएंगे तो मतलब आप यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं। ठीक। तो अगर हम लोगों को अपने एग्जाम पे फोकस रखना है, रहना है, तो डेट्स और जो भी फैक्ट्स हैं उसको, तो ये डेट पूछा जा सकता है कि तीनों जो ये कानून पास हुए हैं इन पर कब से काम चल रहा था, तो इन पर काम चल रहा था सितंबर 2019 से। ठीक। 2020 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर सुझाव लिए गए। ठीक। सबको पत्र लिखा गया और सबसे सुझाव मांगे गए। फिर 2021 में जितने एमपीज हैं, ठीक, सभी सांसदों को, फिर आईपीसी अधिकारियों को और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको भी पत्र लिखा गया, उनसे भी सुझाव मांगा गया कि अगर हम ये जो 3 कानून ला रहे हैं तो इसमें आपका क्या सुझाव है। ठीक। फिर 2020 में कानूनों को समाहित करने का काम, ठीक, जो जो भी कानून बदले जाने थे या जो नए कानून लाए जाने थे उनको समाहित करने का काम शुरू किया गया। ठीक है। तो 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकेडमी, 22 यूनिवर्सिटीज़, 42 सांसद, 135 आईपीएस है, ये आईपीसी नहीं आईपीएस है ये। ठीक। आईपीएस ऑफिसर्स के 42 सुझाव को मिलाकर ये कानून बनाया गया। तो ये सब मत याद रखिएगा, चाहे ये याद रख लीजिएगा कि कितने सुझाव को मिलाया गया, तो 42 सुझाव को मिलाया गया टोटल। ठीक। 128 बैठक, कितनी बैठक हुई, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि कब से काम शुरू हुआ, 2019 से। उसके बाद कानूनों को समाहित करने का काम कब से शुरू किया गया, 2020 से। उसके बाद कितने सुझाव मिलाए गए, 42, और कितनी बैठकें हुई, 128। ठीक। फिर उसके बाद जो कानून है वो, हाँ, 128 बैठकों के बाद जो दोनों कानूनों की तुलना, मतलब पहले वाले कानून बाद वाले कानूनों की तुलना की गई और फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। फिर कमेटी ने भी अपना कुछ सुझाव दिया होगा, तो उसके सारे सुझाव को नहीं माना गया, 72% सुझाव को कानून में शामिल किया गया। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल जो 3 कानून लेके आए गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के सेक्शन से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो इसको आप लोग पॉलिटी में देख लीजिएगा। ठीक है। घटना चक्र से, एल्यूसेंट से, लक्ष्मीकांत से, और वीडियोस भी हैं इस पे, तो देख लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023, इसमें क्या कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक पारित किया है। ठीक। वही लोकसभा में 21 दिसंबर को, राज्यसभा में 12 दिसंबर को पारित हुआ था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया है। तो ये जो विधेयक आया है ये किसी दूसरे विधेयक का स्थान लेगा, किसी दूसरे अधिनियम का। तो किस अधिनियम का, 1991 अधिनियम का स्थान लेगा। ठीक। अब देखिए क्या है इसमें क्या है कि विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए एक अभी प्रेजेंट में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मतलब तो टोटल 3 लोग हैं।
तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक, और ओवरऑल यहाँ पे जो है वो संसद ने कर दिया। ठीक है, तो जो भी प्रावधान शामिल किए गए हैं तो इसमें क्या है कि विधेयक के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर। पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर करेंगे। ठीक, अभी तक ये चीज़ चल रही थी, लेकिन अब इस विधेयक में ये कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पे होगी। ठीक है, पहले क्या होता होगा, अब राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति अपने विवेक से तो चयन करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे करेंगे। ठीक, तो लेकिन अब एक समिति बनाई जाएगी। कौन कौन होंगे उस समिति में, तो प्रधानमंत्री जी होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, ये सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। तो अब इनकी सलाह पर क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, चयन किया जाएगा। पहले देखिए, पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। मतलब जब पहले स्टार्टिंग में कहा गया था कि अध्यक्षता कौन करेगा, तो कैबिनेट सचिव। अब अध्यक्षता कौन कौन अध्यक्ष होंगे, तो प्रधानमंत्री। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आप एक कमेटी बनाइए और फिर उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर अब आप जो है इनकी नियुक्ति करिए। ठीक है, उसके बाद ये जो विधेयक है इसको लाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको अगर इनकी डिटेल से पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023। तो संसद के दोनों सदनों में ने इसको पारित कर दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, किसका स्थान लिया है इस विधेयक ने, प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। तो क्या है ये, इसका उद्देश्य क्या है इस विधेयक का, जो प्रेस है, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके पंजीकरण और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना। मतलब प्रेस से, पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनका प्रावधान करना। तो क्या है इसमें, देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच की जाएगी और ऑनलाइन प्रक्रिया, मतलब जब हम लोग जब पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण होता है तो उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और टाइटल की जांच की जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करण के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार, मतलब अगर विदेशी पत्र पत्रिका है कोई, उसको भारत में अगर प्रकाशित करना है उसके संस्करण को, तो केंद्र सरकार की अनुमति भी ली जानी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, जैसे पहले होता था कि जिला मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक। इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित किया है। इसने किसका स्थान लिया, देखिए जीएसटी जो शुरू हुआ था 2017 में, ठीक है, तो इसी का स्थान ले लिया है। तो इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। जो अपीलीय अधिकरण है उसकी स्थापना कौन करेंगे, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, तो इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक, इसमें अपीलीय अधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे उनकी आयु 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दिया गया है, किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, जो न्यायाधिकरण के सदस्य हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 50 ईयर्स, और जो बाकी अधिवक्ता हैं न्यायिक सदस्यता के लिए, देखिए एक अध्यक्ष होंगे, न्यायाधिकरण के सदस्य होंगे, और बाकी जो न्यायिक सदस्यता के लिए जो अधिवक्ता होंगे उनकी अनुभव उनको 10 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 10 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के, हाँ मतलब ये पूछा जा सकता है कि कौन से उच्च न्यायालय ने विधेयक पास किया था, मतलब विधेयक लेके आया था कौन सा उच्च न्यायालय, तो मद्रास। 2019 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। इसके सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जारी है।
ठीक, इसलिए ये जो विधेयक है इसको पेश किया गया था। सरकार ने 15 सितंबर को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया है, मतलब 31 लोग होंगे उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ये जो न्यायाधिकरण बनाया गया है, इसमें 31 लोग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। तो याद रखिएगा, ओमान के सुल्तान का क्या नाम है? हैथम बिन तारिक। तो ये भारत की यात्रा पर रहे। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में जो बातचीत हुई, किस किस चीज़ों में? समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा। ठीक, इन सब चीज़ों में 10 अलग अलग, ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने क्षेत्रों में बात हुई? तो 10 क्षेत्रों में। इसी अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। ठीक है, और 4 MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत का और ओमान का ढोफर विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय याद रखिएगा, ICCR भारत का और ओमान का ढोफर विश्वविद्यालय भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर हस्ताक्षर, मतलब दो लोगों ने मिलकर, दो विश्वविद्यालयों ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किया है हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा के चेयर की स्थापना के लिए, तो ये याद रखिएगा। फिर साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और ओमान के परिवहन सूचना संचार मंत्रालय ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मतलब देखिए, पहला तो शिक्षा में हुआ। ठीक है, दूसरा सूचना और प्रौद्योगिकी में हुआ, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पे हुआ, और चौथा है भारत और ओमान ने आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार के संबंध में समझौता किया है। ठीक, जो अपने लाभकारी रोजगार के लिए आते हैं उनके लिए भी समझौता हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच में जो व्यापार और वाणिज्यिक संबंध की अगर बात करें, तो दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $12.5 अरब था, जो पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है। ठीक है, फिर इस अवसर पर भारत ओमान ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, हाँ, तो कितना इसमें जो संयुक्त कोष है, इसकी जो तीसरी किस्त है, इसमें कितना रुपए जारी किया गया? तो 2500 करोड़ या 30 करोड़ डॉलर रुपए। ठीक है, तो कौन कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा? तो भारतीय स्टेट बैंक, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो तीसरी संयुक्त कोष है उसमें कौन इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, 50-50%, तो एक भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के 50-50% के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो पूछी जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। भारत ओमान के बीच UPI, मतलब दोनों देशों ने इस बात पे सहमति बनाई है कि रुपए में कारोबार होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी आगे और भी जब पढ़ेंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि किसके किसके बीच में रुपए में व्यापार होगा। आगे बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण हुआ है। NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये स्टील स्लैग है क्या? देखिए, जब स्टील उत्पादन होता है तो एक ठोस अपशिष्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसी वेस्ट को स्टील स्लैग कहते हैं। ठीक, 1 टन स्टील उत्पादन पर 180 से 200 ग्राम स्टील स्लैग बनता है और इसी स्टील स्लैग से सड़क बनाई गई है। ठीक, इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिज़ाइन, दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान और विकास परियोजना को वित्त पोषित, मतलब वही कि आप बताइए कि कैसे, मतलब ये वो बनेगा रोड। ठीक है, क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, तो इसके लिए इसको वित्त पोषित किया है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद है ये वही कि भारत की 6 लेन वाली पहली ये सड़क है और इसका निर्माण मई 2022 सूरत हजीरा में किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत बिटुमिनस फुटपाथ के सभी परतों में प्राकृतिक घटक के रूप में
स्टील स्लैग का उपयोग किया गया है। ठीक, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको जो चीज़ याद रखनी थी वो ऊपर बता दिया। अब ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इससे अब हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, या तो आपसे पूछ लेंगे कि जहाँ जहाँ मतलब विधानसभा जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, पूछ लेंगे कि सीटें कितनी थी। ठीक, जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें थी, मिजोरम में कितनी सीटें थी, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन मुख्यमंत्री से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, किस वहाँ के राज्य के विधानसभा अध्यक्ष किन को बनाया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में, ठीक है, ये चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, बस मतलब इसका जो क्रिस्प है वो देखना है हमें कि किस राज्य में किसको जीत मिली, कौन सी पार्टी को जीत मिली है, और फिर उनके मुख्यमंत्री को और विधानसभा अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है। ठीक है, तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है। उसके बाद भाजपा को 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ, और मिजोरम में आंदोलन से उपजी जो पार्टी थी जेडीपीएम, इनको बहुमत मिला है। तो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीपीएम। ठीक, अब देखिए कितनी सीटें हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो सीटें हैं विधानसभा की वो हैं 199। ठीक है, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो 230। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90, और इधर तेलंगाना में 119 सीटें, और मिज़ोरम में 40 सीटें हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। जो जहाँ पे जो पार्टी जीती है, जैसे राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं। ठीक, फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीट मिली है। तेलंगाना में बीजेपी नहीं, कांग्रेस की जीत हुई है, तो कांग्रेस को 64 सीटें मिली हैं। और मिज़ोरम में ये जो जेडीपीएम है, इनको 40 में से 27 सीटें मिली हैं। ठीक है, अब देखिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसको किसको बनाया गया है। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। ठीक, और राज्यपाल को अगर देख लें, हाँ राज्यपाल भी देखना पड़ेगा, तो क्योंकि राज्यपाल जो है वही क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल कौन है, टी सौंदरराजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाँ मध्य प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव। इनको मंगू भाई पटेल ने, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने शपथ दिलवाई है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। ठीक, इनको विश्वभूषण हरिचंद, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। फिर आगे बात करें, छत्तीसगढ़ के कौन है, छत्तीसगढ़ रमन सिंह। और फिर लास्ट में हमारा जो बचता है वो राजस्थान, इनके भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, और इनको राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने जो है वो शपथ दिलाई है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं, हाँ मिज़ोरम बचा है अभी। मिज़ोरम में कौन मुख्यमंत्री हैं, लाल दुहोमा, ये नए मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, हरि बाबू, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, इसमें ये देखना है विधानसभा अध्यक्ष, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो एमपी में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पूर्वीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हैं। तेलंगाना में पूर्व मंत्री गद्दाम प्रसाद कुमार हैं, ये पहले दलित स्पीकर बने हैं। मिज़ोरम में इन्हीं के लाल बियागजामा हैं मिज़ोरम में। और राजस्थान में पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी। इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि कभी कभी मिलान करने को आ जाएगा, एक तरफ स्टेट दे देगा और एक तरफ दे देगा या तो राज्यपाल या तो विधानसभा अध्यक्ष या तो मुख्यमंत्री। ठीक, इसलिए मैंने बता दिया, अब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस लास्ट न्यूज़ बची है, ये 2 है, हाँ लास्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा। अगर आप लोगों ने ROPYQ लगाया होगा तो आपको उसमें ये क्वेश्चन दिखेगा कि आर्टिकल 370 किससे संबंधित है,
जम्मू कश्मीर से। तो 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष मतलब दर्जा दिया गया था, तो उसको रद्द कर दिया है। ठीक है। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। इनकी अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और कुछ निष्कर्ष निकाले गए। ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकाले गए इसमें? अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, मतलब अस्थायी प्रावधान था, इसको कभी भी समाप्त किया जा सकता था। ठीक है। फिर इसमें यह कहा है कि अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है। ठीक है। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने रेखांकित किया कि भारत संघ में शामिल होने पर जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा और बाकी इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ठीक। अब जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो भारत जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अनुच्छेद 370 असम्मित संघवाद की विशेषता है, संप्रभुता की नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें और कुछ तो देखना नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिएगा कि न्यायमूर्ति SK कौल ने 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच और सुलह उपायों की प्रस्तावना के लिए सच्चाई और सुलह समिति की सिफारिश की थी। ठीक। तो ध्यान रखिएगा किन्होंने? तो न्यायमूर्ति SK कौल ने सच्चाई और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। फिर कोर्ट ने चुनाव आयोग से कह दिया है कि आप 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव करा लीजिए और जल्द से जल्द उनको राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा दे दिया जाए और चुनाव करा लिए जाएं। ठीक है। तो जो इनकी पीठ थी, जो जिन लोगों ने मिलकर डिसीजन दिया है, इसमें कौन कौन थे? एक तो ये तो अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश थे हमारे DY चंद्रचूड़ जी। इसके अलावा SK कौल थे, संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय का। अभी तो बाकी है, काफ़ी सारा टॉपिक पढ़ना है इसमें। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसको देखिएगा और जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगे कि हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने आज विधानसभा वाला पढ़ा, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग पढ़ा, तो निर्वाचन आयोग को आप लक्ष्मीकांत से या ल्यूसेंट से या घटना चक्र से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो मतलब GS से कनेक्ट करके कोशिश करिए चीज़ों को पढ़ने की। ठीक है। उसके बाद GST देख लीजिएगा। ठीक है। GST काउंसिल आर्टिकल 279A। ट्रिब्यूनल देख लीजिएगा। ट्रिब्यूनल जो है वो कौन से पार्ट में है? 14 के का में है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।